नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। आज की जो वीडियो है इसमें हम इन सब टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स, साइंस हो गया, कंट्रीज़ हो गया, कैपिटल्स उनकी, करंट अफेयर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एब्रीवेशंस हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, ऑनर हो गया, जियोग्राफी हिमाचल की और कल्चर हिमाचल का नहीं डिस्कस किया जाएगा क्योंकि वो मिशन एलाइड में डिस्कस हो जाता है। पॉलिसीज़, प्रोग्राम, स्कीम्स, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री। तो बोलते हैं कि सार्क की जो पहली महासचिव थी वो किस देश से थी। तो पहली महिला महासचिव की यहाँ पर बात की जा रही है कि पहली जो वुमेन सेक्रेटरी जनरल थी सार्क की वो कौन सी कंट्री से जो था वो संबंध रखती थी। तो वो मालदीव्स कंट्री से जो था वो संबंध रखती थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनका क्या नाम था। देखो, फर्स्ट जो वुमेन सेक्रेटरी जनरल थी सार्क की वो मालदीव से संबंध रखती थी। इनका नाम जो था वो फतिमा दियाना सईद जो था वो इनका नाम था। ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ मालदीव्स भी जो था वो हुआ करती थी और ये सार्क की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल जो है वो रही है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है सार्क के बारे में। सार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और सार्क में जो मेंबर कंट्रीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, इसमें आपने सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है, MBBS पेन करके। ये आपने एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है। M किसके लिए स्टैंड करता है? M स्टैंड फॉर मालदीव्स, B स्टैंड फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, उससे अगला बी जो है वो भूटान के लिए स्टैंड करता है। एस स्टैंड फॉर श्रीलंका, श्रीलंका हो गया। उसके बाद पी से स्टैंड करता है पाकिस्तान के लिए। ए जो है वो अफगानिस्तान के लिए स्टैंड करता है। आई जो है वो इंडिया के लिए स्टैंड करता है और एन जो है वो नेपाल के लिए जो है वो स्टैंड करता है। जो आपका सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक रूप से जो है वो मेंशन किया गया है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पूछी जाएंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, MBBS पेन जो है वो इसका पूरा नाम है। आगे बोलते हैं सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर स्थित है। सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू, नेपाल में जो है वो स्थित है। नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू में है, जहाँ पर सार्क का जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो इतना सब आपने सार्क के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन। तो बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। ये आप सब जो है वो जानते हैं, परंतु इनको क्यों नोबेल प्राइज मिला था, इनका कौन सा काम था जिसके लिए इनको जो था वो नोबेल प्राइज से जो था वो नवाजा गया था। तो इन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ऊपर काम किया था उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज जो था वो मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से और क्या क्या बातें आप ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपने ये तो नोबेल प्राइज़ के बारे में हो गया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को जो था वो क्यों मिला था। आपने ध्यान रखना है कि नोबेल प्राइज़ सबसे पहली बार जो इंडिया में दिया गया था वो कब दिया गया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1913 में जो था वो दिया गया था। वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो था वो दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो था वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। ये ध्यान रखना है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में फिजिक्स में जो था वो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो किसको मिला था। तो CV रमन को, सर CV रमन को जो था वो फिजिक्स में जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1930 में सर CV रमन को जो था वो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। तो इकोनॉमी में जो था वो पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो डॉक्टर अमर्त्य सेन को जो था वो मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में ये जो था वो इकोनॉमिक्स में जो है वो पहला जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। पहले इंडियन कौन थे जिनको मेडिसिन में या फिर यूँ कह लीजिए फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो पहले इंडियन जिनको जो है वो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। हरगोविंद खुराना को 1968 में जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो है वो कब दिया गया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज़ विनर कौन थी अगर हम बात करते हैं तो वो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को 1979 में जो था वो नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। ये आपको पता चला। अब नोबेल प्राइज़ की हम बात कर ही रहे हैं तो नोबेल प्राइज़ की स्थापना वर्ष 1900 में जो था वो की गई थी। वर्ष 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंडिया में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को अभी मिल चुका है, जैसे कि हमने रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लिया, CV रमन पढ़ लिया, हरगोविंद खुराना पढ़ लिया। मदर टेरेसा को पीस में मिला था 1979 में। एक S चंद्रशेखरन थे, इनको फिजिक्स में 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, वो हम पढ़ चुके हैं। एक वेंकट रमन रामाकृष्णन थे, इनको केमिस्ट्री में मिला था, 2009 में इनको मिला था। कैलाश सत्यार्थी थे, इनको पीस में नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। और अगर इंडिया में लेटेस्ट वन नोबेल प्राइज़ मिला है कभी तो वो
2019 में मिला है, और 2019 में अभिजीत बनर्जी को जो था ये अवार्ड जो था वो मिला था। ठीक है, इतना सब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इफ़ द डोर्स ऑफ आर रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल। तो बोलते हैं अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज आपका होता है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, अगर रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स हैं वो कुछ टाइम के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो रेफ्रिजरेटर का जो कमरे का तापमान होगा वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, उसकी डोर जो है वो ओपन है, तो कमरे का टेम्परेचर कम होना चाहिए, वो कमरा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर तो कमरा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न देखो, बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है कि कमरे का टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। जब रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले होंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट करेगा, ज़्यादा हीट जो है वो एग्जॉस्ट करेगा। जो हीट वो एग्जॉस्ट करेगा वो कमरे में जाएगी, कमरा उससे अधिक गर्म होगा ना कि उससे ठंडा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उससे हीट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, और वो हीट जाएगी कहाँ पर? वो कमरे में ही रहेगी, तो कमरे का तापमान ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। ये लॉजिकल से बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, और किसी न किसी एग्ज़ाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर लगता कुछ और है, आंसर असल में कुछ और होता है अगर ढंग से ना सोचा जाए। अच्छा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो ही रही है तो कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम देखो टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो क्लिनिक्स में आप थर्मोमीटर देखते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो कितने से कितने तक होती है? तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर उसकी रेंज 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो होती है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो उसका टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है। अगर हम इन टर्म ऑफ सेल्सियस बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो है वो टेम्परेचर होता है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दो जो है वो आप यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स में अगर हम रीड करते हैं तो इनका टेम्परेचर -40 डिग्री पर जो है वो सेम होता है। मतलब -40 डिग्री जो है ऐसा है कि जो फ़ारेनहाइट पर भी सेम होगा और सेल्सियस थर्मोमीटर पर भी जो है वो सेम होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो थर्मोमीटर के ऊपर बेस्ड हैं। आपने देखा होगा कि अगर बर्फ़ को आप कंबल में लपेट देते हैं, किसी ब्लैंकेट में जो है लपेट देते हैं, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, वो जल्दी नहीं पिघलती है। क्यों वो जल्दी नहीं पिघलती? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो वुलन ब्लैंकेट होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो होता है, तो इसलिए वहाँ पर जल्दी वो नहीं पिघलती। अगर हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में जो है वो आता है। अब हम ये भी देखते हैं कि जितने भी हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं, या तो वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, या तो वो स्टील के बने होते हैं, या तो वो ब्रास के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इन मेटल से उनको बनाया जाता है? क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो लो होती है और कंडक्टिविटी उनकी हाई होती है, इसलिए जो है वो उनको इन मेटल से जो है वो बनाया जाता है। तो ये सब हमने बेसिक पॉइंट्स यहाँ से देखे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ म्यांमार। तो बोलते हैं कि कैपिटल और करेंसी आपको बतानी है म्यांमार की। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाइनपीडिया में। नाइनपीडिया में आपने ध्यान रखना है कि नाइपीडिया में इसकी कैपिटल आती है, यहाँ पर इसकी कैपिटल आती है, और इसकी जो करेंसी है वो कयात इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपको पता चल गया इसकी कैपिटल और करेंसी का। अच्छा, हम और भी जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पीसो दिया गया है। पीसो कौन सी कंट्री की जो है वो करेंसी आती है? ये फिलीपींस कंट्री की जो है वो करेंसी आती है। फिलीपींस की जो है ये करेंसी आती है। फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पर है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने और भी कंट्रीज जो है वो ध्यान रखनी है, उनकी कैपिटल ध्यान रखनी है, उनकी करेंसी ध्यान रखनी है। जैसे कि आप कतर ध्यान रखेंगे, कतर की कैपिटल दोहा में आती है और उसकी करेंसी रियाल में आती है। एक कतर हो गया। कतर के अलावा आप सिंगापुर ध्यान रखेंगे, सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर में ही स्थित है, और डॉलर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। स्पेन की हम बात कर लेते हैं। स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड में आती है, मैड्रिड में इसकी कैपिटल आती है, और इसकी करेंसी जो है वो यूरो जो है वो आती है। और वैसे हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो आपने यूक्रेन की कैपिटल बहुत बार पढ़ी होगी। कीव में जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है, और यूक्रेन की जो करेंसी आती है वो आती है हेरिविनिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो है वो इसकी
हरीवनिया जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है यूक्रेन की। अच्छा, इसकी करेंसी पता चल गई। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू में है, नेपाली रुपी जो है वो इसकी करेंसी आती है। मालदीव्स की कैपिटल मेल है और रुफिया जो है वो उसकी करेंसी जो है वो आती है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल आती है, सियोल के अलावा वोन जो है वो उसकी करेंसी जो है वो आती है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो जो है वो प्योंगयांग आती है और वोन जो है वो उसकी करेंसी जो है वो आती है। ठीक है, और जापान की कैपिटल टोक्यो आती है, येन उसकी करेंसी आती है। ब्राज़ील की ब्रासिलिया जो है वो उसकी कैपिटल जो है वो आती है, और ब्रासिलिया के अलावा क्रूजीरियो रियल कर जो है वो उसकी करेंसी जो है वो आती है। अल्बानिया की जो कैपिटल है वो तिराना में आती है, और लेक करके LEK कर जो है वो उसकी करेंसी आती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, करेंसी कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग TGT JBT की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकें। स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ साथ, और वो पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर अगर आप टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमली चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। देखो, PGT का मैंने पहले भी बताया है कि PGT में पेपर 1 जिसने लाइटली लिया अब उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। अब दूसरों को ही देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन हो गई, कम नंबर में उसकी हो गई। TGT आने वाला है, JBT आने वाला है, तो प्रॉपर शेप देने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वर्क साथ में करें। और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को जो है वो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर बोलते हैं कि कौन सा करेक्टली जो है वो मैच नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा डे जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे क्या फरवरी महीने में 20 तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे क्या 15 मार्च को मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या 18 अप्रैल को मनाया जाता है? और इंटरनेशनल म्यूजियम डे क्या 17 मई को जो है वो मनाया जाता है? हम पहले ऑप्शन से ही डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड सोशल डे जो है वो, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे जो है वो मनाया जाता है 20 फरवरी को। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है, 20 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सही मैच किया गया है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने में ही मनाया जाता है और 15 मार्च को ही ये मनाया जाता है, ये भी सही बात है। दूसरा भी सही है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया जाता है, ये भी सही बात है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे अब हमारे पास बचता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो कब मनाया जाता है? क्या ये 17 मई को मनाया जाता है? नहीं, ये 17 मई को नहीं मनाया जाता, ये 18 मई को जो है वो मनाया जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर हम 17 मई की बात करते हैं कि 17 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है, तो 17 मई को जो है वो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है 17 मई को मनाया जाता है। मई का महीना चला हुआ है, तो मई के महीने में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 17 मई को आपने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पढ़ लिया। 18 मई को आपने जो है वो इंटरनेशनल म्यूजियम डे पढ़ लिया। और 21 मई को जो है वो 21 मई को जो है वो एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और उसके बाद जून महीना आएगा तो 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे जो हैं वो इस तरह से मनाए जाते हैं। सीरियल वाइज आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे याद हो जाते हैं। मंथली बेसिस पर टेलीग्राम पर भी हम इनके क्यूज जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर अब आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं क्रिस्टियन कार्ला कांगलू हु वॉज अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि क्रिस्टियन कार्ला कांगलू जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, 2025 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, बोलते हैं ये किस देश के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की जब बात की जाती है तो ये प्रवासी भारतीय अवार्ड भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अब ये जो है वो ट्रिडेंट और टोबागो कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट हैं ये। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, क्रिस्टियाना कार्ला
कांगलू, ये आपने ध्यान रखना है। क्रिस्टियाना कार्ला कांगलू ट्रिडेंट एंड टोबैगो कंट्री की जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया है। हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक साल हर साल जो है वो 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और ये हर साल जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। अब बोलते हैं कि 2025 की जो सेलिब्रेशन हुई वो कहाँ पर हुई। 2025 की जो सेलिब्रेशन हुई वो उड़ीसा के भुवनेश्वरम में जो है वो हुई, ये ध्यान रखना है। हम इंटरनेशनल योगा डे की बात भी कर रहे थे कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को जो है वो मनाया जाता है। अभी हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था एक कि योगा महोत्सव 2025 का जो है वो कौन सी सिटी में जो है वो होस्ट किया जाएगा। तो योगा महोत्सव जो 2025 का होगा वो नासिक सिटी में जो है वो होस्ट किया जाएगा। अच्छा, नासिक कौन से स्टेट में आता है? पिछले कल शायद मैंने मध्य प्रदेश बोल दिया था, परंतु ध्यान रखना है कि नासिक स्टेट जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो आता है और महाराष्ट्र में जो है ये योगा महोत्सव 2025 जो है वो होगा, या फिर महाराष्ट्र नासिक जो है वो इसको जो है वो होस्ट करेगा योगा महोत्सव 2025 को। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रेफर्ड टू एज दी मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को जो है वो मिनी संविधान के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब हम अपना प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कि उसमें सोशलिस्ट वर्ड है, सेकुलर वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड है। तो ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड है ये जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो है वो ऐड किए गए हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 की अमेंडमेंट है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के थ्रू ही जो था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जो है वो ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल नंबर 51A के तहत जो है वो आती हैं और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ही जो है वो ऐड की गई थी। अब स्वर्ण सिंह कमेटी एक हुआ करती थी जिसने ये रिकमेंड किया था और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये कहाँ से इंस्पायर थी, कौन सी कंट्री से इंस्पायर थी? तो ये जो था वो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था वो वहाँ से इंस्पायर थी। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दिया गया है। ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 1978 की जो है ये अमेंडमेंट है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, परंतु राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो फंडामेंटल राइट से अब हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट से इसको हटाकर जो है वो लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो था वो किया गया था कि फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और लीगल राइट जो था वो इसको बना दिया गया था। अब ये लीगल राइट में आता है राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल नंबर 300A में जो है ये आता है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पर 32nd दिया गया है। तो 32nd में हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल नंबर 32 बात करता है, 32 नंबर जो आर्टिकल है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का क्या मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन हो रहा है, अवहेलना हो रही है, तो आप डायरेक्टली उनके वायलेशन को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 32 जो है वो बात करता है। आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 जो है वो उसके लिए फिर आता है। BR अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल नंबर 32 को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया था। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी इसको जो था वो बताया था। ये आपने इस आर्टिकल के बारे में ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये सब क्लियर हो गया। यहाँ से बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड। तो IDL की यहाँ पर बात की गई है, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात की गई है। अब जियोग्राफी के बेसिक क्वेश्चन ये माना गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो लोकेट करती है अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन का पता चल गया, ये अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जो है वो लोकेट करती है। हमारे यहाँ पर इंडिया में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से होकर जो है वो गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट ऐसे आते हैं और कितने स्टेट जो हैं वो आते हैं। तो इंडिया का मैप जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो
23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर गुजरती है और 8 इंडिया के ऐसे स्टेट आते हैं जहां से होकर ये गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से जो है वो गुजरती है, झारखंड से जो है ये गुजरती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में भी ये जाती है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा में जाती है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम में जो है ये जाती है। तो ये 8 इंडिया के ऐसे स्टेट्स आते हैं जहाँ से होकर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको पता चल गया। इंटरनेशनल डेट लाइन का आपको पता चल गया। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में ये ध्यान रखें एक पॉइंट कि जब इंटरनेशनल इस डेट लाइन को क्रॉस किया जाता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तब ये एक दिन जो है वो ज़्यादा ऐड कर देती है, और जब इसको ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है वो ऐड जो है वो क्रॉस किया जाता है तो ये एक दिन जो है वो कम कर देती है। अगर वेस्ट टू ईस्ट इसको क्रॉस करेंगे तो एक दिन ये बढ़ा देगी, और इसको अगर ईस्ट टू वेस्ट जो है वो क्रॉस करेंगे तो एक दिन सब्ट्रैक्ट कर देगी ये इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस इन फिलिंग बल्ब्स इज नाइट्रोजन। अच्छा, बल्ब जो हमारे होते हैं उसमें कौन सी गैस जो है वो होती है? बल्ब में जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। सही बात है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो बल्ब में होती है। अब बोलते हैं दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्पस बिकॉज कि ये जो है वो ज़्यादातर बल्ब में फिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बल्ब में ये इसलिए जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये इट इज़ केमिकली इनएक्टिव, ये केमिकली इनएक्टिव जो है वो होती है, इसलिए इसको बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बल्ब में मोस्ट कॉमनली कौन सी गैस जो है वो फिल होती है, तो नाइट्रोजन ना देकर आर्गन दे देते हैं ऑप्शन में। तो ध्यान रखना है कि आर्गन गैस भी बल्ब में जो है वो फिल जो है वो होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, क्यों इस्तेमाल होती है ये। अब देखो, होता ऐसा है कि ये जो है वो इनर्ट गैस में जो है वो आती है और ये बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करती। ये रिएक्ट नहीं करती, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है जिसको टंगस्टन बोलते हैं, तो टंगस्टन के साथ ये रिएक्ट नहीं करती और टंगस्टन को ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। उससे होता ऐसा है कि जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है जिसको टंगस्टन आप बोलते हैं, उसकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाता है और बल्ब जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो चल पड़ता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं कि ये गैस जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द, यहाँ पर एक थलीकी वंदनम स्कीम दी गई है। बोलते हैं थलीकी वंदनम स्कीम 2025 जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। ऐसे तो हम अक्सर योजनाएं पढ़ते हैं, योजनाएं हम वही पढ़ते हैं जो मतलब 2014 में लॉन्च की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई, परंतु पेपर पूछने वाले का कोई पता नहीं चलता वो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट, स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी योजना पूछ सकता है। तो ये जो थलीकी वंदनम योजना है ये आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर। थलीकी वंदनम स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। बच्चों को 15,000 रुपया देने की यहाँ पर जो है वो बात कही गई है। 15,000 रुपया बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा ताकि वो एजुकेशन कंप्लीट कर सके, उनको एजुकेशन में जो है वो फाइनेंशियली जो है वो हेल्प मिल सके। तो उनको फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए ये थलीकी वंदनम योजना जो है वो चलाई गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा जो है ये चलाई गई है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो चंद्रबाबू नायडू जो है वो हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू जो है ये है। चीफ मिनिस्टर का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार स्पेसिफिक स्टेट उनके चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्जाम में मैच करने को आ जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पढ़ा होगा तो आप मेंटली पूरे तैयार होंगे उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिटी हाउसेज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है वो आप जल्दी से जो है वो कमेंट करके जो है वो बताइए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था और हमने वहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।